कोई दिक्कत? अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तीन बात, सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे जीरो ऑर्डर का। आप लोग देखिएगा, ये लॉन्ग के लिए है और इसको एकदम तैयार करके रख लो। 2-3 साल में नहीं पूछा है, क्या पता ये पूछ देगा, या तो जीरो ऑर्डर या तो फर्स्ट ऑर्डर। अगर जीरो ऑर्डर प्रूफ करना सीख लिया, समझ लो कि फर्स्ट ऑर्डर भी आपको आ गया, हल तुरंत हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर खत्म। जीरो ऑर्डर आपको करना है। कैसे शुरुआत करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, परिभाषा लिखना है। तो जीरो ऑर्डर का परिभाषा क्या लिखेगा? वह रिएक्शन जिसका ऑर्डर 5 होता है ना? हाँ, अच्छा, इसका ऑर्डर 0 होता है, तो हो गया खत्म बात। द रिएक्शन हुज ऑर्डर बिकम्स इक्वल टू 0, वैसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर 0 हो जाता है उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। डन डन। अब रुको, सबसे पहले आप एक रिएक्शन मानोगे। लेट ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कितना मान, क्या मान लिए? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। बोलिए ये कौन सा ऑर्डर का आप माने हो? पीछे से आवाज नहीं आया? तो आप उसके बाद सेकंड जो काम करोगे वो करोगे, इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख देना। किसके लिए? ज्यादा फास्ट तो नहीं है, ठीक है ना? स्पीड कम करना है, ज्यादा करना है, वही ठीक है, ओके। ज्यादा ही कर सकते हैं ना, कम तो नहीं करना है। वेरी गुड। तो सबसे पहले एक रिएक्शन मान लिए, कौन सा रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, तो क्या लिखेंगे? रेट बराबर के जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन और जो गुणांक है वो। ऐसा काम आप नहीं कर सकते, रुको हमको बोलने दो, क्योंकि गुणांक हमेशा पावर के बराबर नहीं होता है। बताए थे ना कि ये जो पावर है ये एक नंबर है, हो सकता है कि गुणांक के बराबर हो सकता है गुणांक के बराबर नहीं हो। तो हम इस गुणांक पर भरोसा, आई बात समझ में? आप खुद माने हो कि ये जीरो ऑर्डर है और आपको पता है ना कि जो पावर होता है वही ऑर्डर होता है। तो अगर यहां पर पावर अगर आप 1 कर दिए तब तो ऑर्डर 1 हो जाएगा, तो ये मानना ही आपका गलत हो जाएगा। तो अगर जीरो मान रहे हो बाबू तो पावर भी जीरो ही होगा, पावर चाहे गुणांक कुछ भी हो जाए, क्योंकि गुणांक हमेशा पावर के बराबर नहीं होता है। तो यहां पर आप कितना लीजिएगा? 1 की 0। अब इस पर गिर गया बम, और आप जानते हो किसी पर बम गिर जाए तो वो तो साफ हो जाता है, मतलब पावर 0 तो वो वैल्यू साफ हो गया, 1 हो गया, और k × 1 क्या हो गया? मतलब रेट डायरेक्ट किसके बराबर हो गया? k के बराबर। तो एक बड़ा विचित्र चीज देखे, रेट जो होता है ना, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर हमेशा निर्भर करता है, ठीक है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर हमेशा निर्भर करता है। बट जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक खास रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर बम गिर गया, वो साफ हो गया, खत्म हो गया, डायरेक्ट रेट k के बराबर हो गया। मतलब रेट क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब तुम कुछ समझे, रेट कांस्टेंट हो गया। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तुम कुछ भी ले दो, कुछ भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तुम लेके आ जाओ, कोई भी बिरयानी लेके आ जाओ, चावल का भुजा लेके आ जाओ, अंगूर के लेके आ जाओ, कोई मतलब नहीं है। रेट क्या होगा? वो ऐसे खाएगा, अंगूरों दे दोगे, आइसक्रीम भी दे दोगे, वही कुछ नहीं, इसमें रेट कांस्टेंट हो जाता है। क्यों कांस्टेंट हुआ आपको पता चल गया? इस पर बम गिरा, इस साफ हो गया। समझ में आया? तो ये 3 बात लिखना है। पहला परिभाषा क्या भाई? वह रिएक्शन जिसका ऑर्डर 0 होता है उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। दूसरा क्या बोले कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। बस समझ में? रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है? डायरेक्ट रेट किसके बराबर हो जाता है? k के बराबर हो जाता है। डायरेक्ट रेट किसके बराबर हो जाता है? हाँ चलो आ जाओ। अच्छा कोई बात नहीं, हाँ तो रिकॉर्डेड में, लेकिन पीछे मत रहना, कोई इशू नहीं है, ठीक है? चलो, रेट डायरेक्ट किसके बराबर हो गया? k के बराबर। अब इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, एक ही बार में सब लिखा देंगे, कोई दिक्कत? चलो, इसको समीकरण क्या मान लेना है? 1, पक्का? अब आपको क्या करना है? रेट का तो एक चीज रेट लॉ एक्सप्रेशन से तुम लाया, अब तुमको एक और रेट का फॉर्मूला लिखना है, वो पुराना वाला इंस्टेंटेनियस वाला। इंस्टेंटेनियस रेट का फॉर्मूला होता था ना, रेट बराबर माइनस dr/dt। तो आपको लिखना है रेट बराबर माइनस dr/dt। आप बोलोगे सर डेल आपने क्यों नहीं लिया? डेल इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो एवरेज था, हाँ उसका वैल्यू अजीब आता था, बड़ा घटा, ई एग्जैक्ट है, नहीं ज्यादा सही है। तो रेट, एक रेट लॉ एक्सप्रेशन से लेके आ गए आप, और दूसरा रेट कहां से लाना है आपको? इंस्टेंटेनियस रेट। ये वहां भी करना है, वहां भी करना है, किसमें? फर्स्ट ऑर्डर में भी, ठीक? अब चलो, इसको समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लिए। दोनों साइड देखो रेट है, बचपन से पढ़े हैं, अगर बायां हाथ बराबर है तो दायां हाथ भी, छोड़ो दीवार छोड़ो, बूढ़ा नहीं बनना है। अगर LHS बराबर है तो, LHS बराबर है तो कोई दिक्कत? तो अब अगर LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा, RHS को बराबर कर दिए समीकरण 1 और 2 से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, तो इसी को पहले लिख दो माइनस dr/dt, फिर इसको लिख दो। क्या ये दोनों को बराबर कर देंगे? dt को उधर कर दीजिए, हो जाएगा। अब माइनस से दोनों साइड गुना कर दीजिए,
ठीक है, dt को उधर कर दिए, अब माइनस से दोनों साइड को गुना कर दिए, तो माइनस माइनस प्लस, अब माइनस प्लस माइनस। ठीक, अब देखो यहां पर तुमने कौन सा फैसिलिटी हमको दिया भाई, तो d का फैसिलिटी दिया। d का मतलब होता है बहुत छोटा, और अगर एग्जाम में बड़ा आ गया तब नहीं ना, तो बाबा रे बाबा, तरीका से बदलना होगा, कैसे कहीं बदल दोगे। तब अब इस छोटा को बड़ा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। समझ में? डिफरेंशिएशन इस दुनिया में आया है तोड़ने के लिए, और इंटीग्रेशन इस दुनिया में आया है जोड़ने के लिए। किस, क्या करने के लिए, जोड़ने के लिए, है ना। डिफरेंशिएशन क्यों आया भाई, तोड़ने के लिए, और इंटीग्रेशन क्यों आया है, इंटीग्रेशन क्या चीज के लिए आया है, जोड़ने के लिए। क्या करने के लिए, कोई दिक्कत। तो अब हम लोग छोटा छोटा पीस को, डी मतलब होता है बहुत छोटा, अब छोटा 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 जोड़ के क्या करेंगे, बड़ा करेंगे। ठीक है, तो अब दोनों साइड क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो। क्या कर दो, इंटीग्रेशन। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन। ठीक है, और इंटीग्रेशन का सिंबल आप लोग जानते हो, हाँ, पतला सुखड़ा एस। इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, हाँ। तो दोनों साइड हम लोग क्या किए, इंटीग्रेशन कर लिए। ठीक है, अब चलो ये डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर। और आप जानते हो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन अगर साथ है तो दोनों एक दूसरे का दुश्मन है, कैंसिल डायरेक्ट हो जाएगा, जो बच रहा है वो। और ये कौन सा फॉर्मूला से आया, समझ में आ रहा है, क्या बोलो, x पर पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन बोलो क्या होता है, x पर पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो फंक्शन है उसको लिखो, n में एक बढ़ा दो, यही ना रे, अब बटा जो पावर है उससे भाग दे दो, यही फॉर्मूला पढ़े हो ना। x पर पावर n इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, पहले तो फंक्शन लिखो, जो है उस पर एक पावर बढ़ा दो, और फिर जो पावर है उससे भाग दे दो। अब देखो dr का जो इंटीग्रेशन कैसे हम डायरेक्ट r रख दिए बताते हैं, ये सब कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं, उधर भी है क्या ना। देखो सुनो, dr का इंटीग्रेशन डायरेक्ट r कैसे किए समझना। dr को हम dx बोलते हैं, dx, हाँ। अच्छा, dx को हम कुछ नहीं तो ऐसे लिखें, x पर पावर 0, क्योंकि x पर पावर 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बोलो ना भाई। तो dx को dx नहीं लिख के हम क्या कर दिए, अपने मन से x पर पावर 0 लिख दिए, क्योंकि x पर पावर 0 1 होता है, 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा, dx। तो हम लोगों ने dx को क्या कर दिया, x पर पावर 0 dx लिख दिया। अब ये फॉर्मूला लगाओ, x पर पावर n इंटू डी एक्स का फॉर्मूला, तो x पर पावर n के जगह पे कितना है 0, तो ये हो जाएगा x पर पावर n प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 बाय जो पावर है उससे भाग दे दो, 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1 कितना हो गया, 1 बटा 1 कितना हो गया, x। समझ में आया। तो dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या आया, x। dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन कैसे आया, समझ में आया, उस फॉर्मूला से आया है। कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को x पर पावर 0 कर दिए, और उसका इंटीग्रेशन है जितना पावर है उसमें एक बढ़ा दो, और फिर इस पावर से क्या करो, भाग दे दो। तो बोलियो dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x। dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन, dz का इंटीग्रेशन, dz का इंटीग्रेशन, d गधा का इंटीग्रेशन, d गधा का, अच्छा तो dr का तो वही किए हैं, dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट r। ठीक, अच्छा माइनस का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, तो माइनस को क्या करोगे, तोड़ दोगे ऐसे। तो माइनस का डिफरेंशिएशन का कोई मीनिंग ही नहीं है। अच्छा, कांस्टेंट मतलब जो फिक्स है, जैसे 3 फिक्स है, तो तुम इसको क्या करोगे, बीचा बीच तोड़ दोगे ना ऐसे। 3 का डिफरेंशिएशन नहीं भाई, कांस्टेंट का ना तो डिफरेंशिएशन किया जा सकता है, ना ही इंटीग्रेशन किया जा सकता है। इंटीग्रेशन मतलब उसको बड़ा करना, तो 3 का अगर इंटीग्रेशन तुम करोगे मतलब इसको तुम बड़ा कर रहे हो, तो बड़ा करने का मतलब क्या, ये तो क्या ये 8 हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोग पढ़ते हो कि कांस्टेंट का ना तो डिफरेंशिएशन किया जा सकता है और ना ही इंटीग्रेशन, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, उस पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा। वो जानते हो वो क्या है, भैंस पर कितनों भी इंटीग्रेशन का बीम बजाओगे वो खाली देखेगा और कुछ नहीं करने वाला है, तो लास्ट में इरिटेट हो जाता है, भाग तुम यहाँ से, निकलो बाहर निकलो तुम। ठीक है, तो माइनस और के को क्या करेंगे हम लोग, बाहर कर, क्योंकि कितनों बीम बजा रहे हैं उस पर कोई असर ही नहीं होता है, तो लास्ट में क्या करोगे, बाहर है ना निकालोगे जी। तो माइनस के को क्या कर दीजिए बाहर, तो बचेगा dt। बोलो dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। माइनस के तो पहले से ना है, और dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t। तो dr का इंटीग्रेशन क्या हो गया, r, और dt का इंटीग्रेशन t। और याद करिए ये क्या है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, और जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है तो हम लोग अपने मन से क्या लगाते हैं, आई बात समझ में ना, क्योंकि ये गड़बड़। अच्छा देखो, इंटीग्रेशन थोड़ा सा बताते हैं। इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है, इंटीग्रेशन 2 टाइप का होता है।
ठीक है, एक होता है डिफिनिट और एक होता है इनडिफिनिट, होता है ना। जैसे आप लोग अभी इनडिफिनिट हो, ठीक है, आप लोग बताते हैं बस तुरंत, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। अभी आप सुबह में 5 बजे निकलिए, 6 बजे निकलिए, 7 बजे निकलिए, 8 बजे निकलिए, कोई टेंशन नहीं। शाम में आप 8 बजे आइए, 9 बजे आइए, 7 बजे आइए, उतना कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ना तो लोअर लिमिट का पता है, ना तो लोअर लिमिट का पता कि सुबह में 5 बजे जाओगे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ना तो लोअर लिमिट का पता है, ना तो हायर लिमिट का पता है, कुछ पता नहीं है। तो आप लोग इनडिफिनिट हुए, ठीक है। लेकिन कुछ दिन के बाद आप डिफिनिट हो जाइएगा। कुछ हमको 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल जो भी है, फिर उसके बाद आपके घर में एक बहुत खतरनाक प्राणी का एंट्री होगा, हाँ, तब आप डिफिनिट हो जाइएगा, पूरी तरह से डिफिनिट, ठीक है। मान लीजिए आपका ऑफिस अगर 10 बजे है और जाने का रास्ता आधा घंटा का है, तो आपको 9:30 बजे ही निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका लाइफ एकदम ठीक, एकदम डिफिनिट इंटीग्रेशन हो गया। 9:30 बजे तुम निकल सकते हो, 2-4 मिनट चलो चलेगा। लेकिन अगर किसी दिन तुम 8 बजे अगर तैयार हो रहे हो, किधर, ठीक है। अगर मान लीजिए 6 बजे तक ऑफिस है, तो 6:30 बजे आके आप अपना अटेंडेंस बना लीजिए, ठीक है। और अगर किसी गलती से अगर मान लीजिए आप 12 बज गया, तब क्या, तैयार रहिए विशेष प्रकार का खाना खाने के लिए। रोटी सब तो रोज खाते हैं, रोटी जिससे बनता है अर्थात बेलन, ठीक है। तो इस समय आपका जिंदगी क्या हो गया है, डिफिनिट इंटीग्रेशन के जैसा। आपका लोअर लिमिट भी फिक्स है और आपका हायर लिमिट भी क्या है, फिक्स। अच्छा, खतरनाक कौन है, इनडेफिनिट की डिफिनिट? हाँ, नहीं बाबू, इनडिफिनिट। थोड़ा बेलने न रे, कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बहुत खतरनाक है, क्योंकि ना तुम्हारा लोअर लिमिट का पता, ना तो हायर लिमिट का पता। घूम रहा है जहां मन था। मान लो खाना खा के तुम चला गया टहलने के लिए, ठीक, रात में 10:30 बजे तुम टहल रहा था, वहीं पर भयंकर मारपीट हो गया, किसी का कान काट दिया या तो किसी का कुछ हो गया। अब वो लोग तो भाग गया, तुम था सीधा सपाटा, तुम वहीं पर पड़ा रह गया। अब पुलिस को तो कोई ना कोई चाहिए ना जी। अगर वो प्लॉट पे गया है, वापस आ जाएगा तो उसका नाक मतलब बोले वह क्या किया, किसी को खींच के लेके आ जाएगा, तुम ही को पकड़ के लेके चला गया, ठीक है। अब सब तुम तो बोलेगा हाँ हमने किए, वो बोलेगा सब लोग ऐसे बोलता है हमने किए, तुम ही तो किया है। वहीं पर हम देखे थे जहाँ पर मार झगड़ा हुआ था, तुम एकदम मस्ती से खड़ा था, तुम ही किया है सब कुछ। अब बताइए, फिर आप जेल में चले गए, ये वो दिस दैट, तो उससे अच्छा तो यही ना हुआ भाई, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कितने टाइप का, 2 टाइप का हुआ, एक डिफिनिट और एक इनडिफिनिट। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन जिसका ना तो लोअर लिमिट पता, ना तो हायर लिमिट पता, आई बात समझ में। और डिफिनिट इंटीग्रेशन उसको कहते हैं जिसका लोअर और हायर। और ये जो खतरा वाला बात हम क्या बोले आपको, कि इसमें ज्यादा कोई खतरा नहीं है, ठीक है। ये बहुत खतरनाक है भाई। खतरनाक का मतलब इसमें ना वैल्यू क्या होता है, गड़बड़ आने लगता है, क्योंकि ना तो लोअर लिमिट पता है, ना तो हायर लिमिट पता है। तो इसमें क्या होता है, इनडिफिनिट में क्या होता है, LHS और RHS थोड़ा सा क्या आ जाता है, गड़बड़ हो सकता है। इधर 3 आ जाए, इधर क्या आ जाए, 5 आ जाए। इनडिफिनिट में यही बोले खतरा, इसमें एकदम एग्जैक्ट आएगा। लेकिन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या आएगा, थोड़ा सा क्या आ जाएगा बाबू, गड़बड़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगा। ये बात समझ में, ठीक है। तब हम लोग अपने गलती को छिपाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ठीक है। कोई आके बोलेगा ए क्या इंटीग्रेशन तुम पढ़ा है, 3 = 5 लिख रहे हो, पढ़ाक देना उसको। बोला सी नहीं दिखा तुमको, सी, बोलेगा क्या सी, सी बोले सी के जगह पे -2 है, 5 - 2 बराबर, समझ में आया। तो गलती को छिपाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली सी का यूज करते हैं, ठीक है। सी का ऐसे बहुत सारा मीनिंग है, लेकिन मेन जो मीनिंग यही है कि जब भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो LHS और RHS का वैल्यू गलत आने का, मतलब सॉरी गलत नहीं, अलग अलग आने का खतरा हो जाता है। तो वो सटीक हो जाए, वो एग्जैक्ट हो जाए, इसीलिए हम लोग एक बॉडीगार्ड तैयार रखते हैं। जो कुछ रहा उसको बोलते हैं भाई बैठ जाओ तुम, ठीक है। जैसे मान लो कि इधर आ जाता 8 आ जाता, उधर 5 आ जाता, तो सी क्या बन जाता, 3 बन जाता, 5 3 मिलके, समझ में आया। तो जब भी आप वो खतरा वाला इंटीग्रेशन करोगे, खतरा वाला मतलब कौन, इनडिफिनिट, कौन सा, इनडिफिनिट। ऐसा देखते हो, ना सुबह का पता ना शाम का पता, ये बहुत खतरनाक है। तो एक तो बॉडीगार्ड तैयार रखना है, बात समझ में, क्योंकि ये LHS और RHS क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको बॉडीगार्ड एकदम तैयार रखना है, याद रहेगा। तो जब भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करोगे, आप क्या करोगे, अपने मन से सी लगा दोगे। क्या लगा दोगे, डन डन डन, कोई दिक्कत। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 2 जो 1 और 2 जो है ना, हम पहले माने हैं बाबू, यहां देख लो, है ना। इसको समीकरण नंबर 1 माने थे, रेट लॉ एक्सप्रेशन से जो आया, एकदम आसान है। अभी देखो ना, सेकंड बार भी कर देंगे हम, देखना कितना आसान लगेगा। फिर एक इंस्टेंटेनियस रेट को, इसको समीकरण नंबर 2, और यहां इंटीग्रेशन के बाद जो आया उसको हम लोग क्या माने, इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, ये सी क्यों दे रहे हैं पता है ना, ये बॉडीगार्ड है, किसके लिए,
सही को नहीं गलत को सही करने के लिए। अगर ये दोनों हमारा गड़बड़ हो गया तो वो अपना मैनेज कर लेगा। ठीक, अब देखो ये सी को केमिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। ओए लाल सर भाई इधर इधर इधर, सी को कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारा चॉइस था कि तुमको इंटीग्रेशन करना था, उसमें भी खतरनाक वाला इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करना था। तो इस सी तुम्हारे गलती की वजह से आया है। केमिस्ट्री बोलेगा हम नहीं जानते हैं इस सी को, तुम इसके अंदर में क्या है चुपचाप बताओ। ये भूल भुलैया वाला काम नहीं चलेगा। अभी बोल रहे हो सी कुछ और है, पता चला वहां जाके कुछ और बोल दोगे, नहीं सी का मान निकालो, तो हम लोग फंस गए। अब सी का मान कैसे निकालें? तो अब आपको सी का मान निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, सी का मान देखो कैसे निकालते हैं समय में। थाली में 10 रसगुल्ला है, खाते जाइएगा, रसगुल्ला बढ़ता जाएगा, अच्छा घटता जाएगा। जैसे जैसे खाते जाइएगा रसगुल्ला घटता जाएगा। हम खाए ही नहीं, हम खाए ही नहीं, तब 10 रसगुल्ला 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, या 10 ही रहेगा। तो अगर प्रोसेस शुरू नहीं किए हैं, खाना शुरू नहीं किए हैं, प्रक्रिया शुरू नहीं किए हैं, ठीक है, रिएक्शन शुरू नहीं किए हैं, तो थाली में जितना खाना था शुरू में वही बचा रहेगा। बोलो बचा रहेगा कि नहीं रह जाएगा? ये बात सबको समझ में आया? अगर 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 आप रिएक्शन शुरू नहीं किए हैं तो थाली में जितना भी रिएक्टेंट पहले था उतना ही बचा हुआ होगा। थाली में जितना रिएक्टेंट था उतना ही क्या होगा? बचा हुआ रहेगा। याद रहेगा? तो और अगर रिएक्शन शुरू नहीं किए हैं तब वैसे समय को कहा जाएगा t = 0। क्या कहा जाएगा? बोलो t = 0। तो एट t = 0, अगर समय 0 है बाबू, मतलब आपने खाना शुरू नहीं किया। और अगर खाना शुरू नहीं किया है इसका मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उतना ही होगा जितना आपने शुरू में लिया है। अगर 10 रसगुल्ला था तो 10 ही होगा, होगा कि नहीं होगा? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा? इनिशियल के बराबर। लेकिन जैसे आप खाना शुरू करोगे बाबू तो इनिशियल से क्या हो जाएगा? घटना शुरू हो जाएगा। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7 होता जाएगा। लेकिन अगर आपका टाइम अगर 0 है तो समझ जाइए कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उतना ही होगा जितना आपने शुरू में लिया है। और शुरू वाले कंसंट्रेशन को R0 माना जाता है। क्या माना जाता है? R0 माना जाता है। क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? R0 माना जाता है। क्या माना जाता है? R0। कोई दिक्कत? फिर से, अगर टाइम 0 है मतलब रिएक्शन शुरू हुआ कि नहीं? शुरू नहीं हुआ है तो जितना तुम शुरू में लिए हो वही रहेगा या घट जाएगा? तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जितना शुरू में लिए उतना ही रहेगा कि घट जाएगा? उतना ही रहेगा। और इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या माना जाता है? R0। अब चलिए इक्वेशन नंबर बस खत्म हो गया। अब ये इक्वेशन नंबर 3 यूज कर लीजिए खटाक से, ये वाला इक्वेशन यूज करिए। ठीक है, अगर t को हम 0 कर दें, अगर t को क्या कर दें? 0 कर दें, t को 0 कर दें, इसको हटा देंगे अभी। t को अगर हम 0 कर दें, t को 0 कर दें तो r किसके बराबर हो जाएगा? R0। r क्या हो जाएगा? R0। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरुआत के बराबर हो जाएगा। तो अगर t 0 हो गया तो r जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? R0 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत? टाइम अगर 0 तो रिएक्टेंट का जो मात्रा है वो उतना ही होगा जितना आपने शुरू में लिया था। तो इसको R0 पुट कर दो, यहाँ 0 पुट कर दो, 0 इंटू समथिंग, साफ c खाली बचेगा। c कितना आ गया? R0 निकल गया। हमने गलती किया था इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करके, लेकिन हम लोग क्या किए? c का वैल्यू भी निकाल लिए। c का वैल्यू क्या कर लिए? निकाल लिए। c का वैल्यू कितना आया? R0 कितना आया रे? अब आप इस c का वैल्यू को आप वापस यहां पर पुट कर दो। कौन सा? इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 में तो किसको किसको पुट करोगे? r, हाँ c के वैल्यू को, c जो हमारा R0 है उसको पुट करेंगे। कौन सा? इक्वेशन नंबर 3 में। क्या लिखेंगे? ईटिंग, अच्छा ईटिंग ने पुटिंग द वैल्यू ऑफ किसमें? इक्वेशन नंबर 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या इक्वेशन नंबर 3 यही था? यही है। देखो इसकी जगह पे क्या पुट कर दिया? माइनस के टी को इधर कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा, आर को उधर कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा। के का फॉर्मूला निकालना था, टी को नीचे कर दीजिए, और अगर टी का फॉर्मूला निकालना है के को, खत्म। और आपने क्या पढ़ा था? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऐसा समीकरण है जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन और वेग स्थिरांक के बीच में संबंध देता है। देखो संबंध दिया कि नहीं दिया? मजा आया? समझ आया ना? लग रहा होगा भी बड़ा, क्योंकि तोड़ तोड़ के सीखा है, और अब देखना लगेगा कितना छोटा है। देखो सबसे पहले क्या बोले? रिएक्शन मानना है, रेट लो एक्सप्रेशन लगा देना है। ठीक है, रेट बराबर के जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन, चूंकि 0 ऑर्डर माने हो तो पावर कितना हो जाएगा? बम गिर गया, साफ के हो जाएगा। ठीक है, रेट डायरेक्ट के बराबर। अब हम आपको क्या बताएं? एक और समीकरण लाइएगा। कौन सा? इंस्टेंटेनियस। लिख दिए इसको समीकरण नंबर 2। LHS LHS बराबर है, RHS बराबर होगा, दोनों को बराबर कर दोगे। इसी को पहले लिख दो, इसको बाद में। फिर क्या बोले थे? dt उधर, अब माइनस को दोनों से गुना कर दो, dt उधर, माइनस को दोनों से गुना कर दो, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस
दोनों साइड इंटीग्रेशन, डी आर का इंटीग्रेशन आर, ठीक है, माइनस के तो बाहर हो जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी, खतरा वाला इंटीग्रेशन किए हो तो अपने मन से क्या लगाओगे सी, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम अपने मन से लिखे हो सी, तो सी का वैल्यू निकालो, तो क्या बोलोगे एट टाइम इज इक्वल टू 0, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है तो थाली में रखा खाना शुरुआत के बराबर होगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर होगा, आर किसके बराबर हो जाएगा, टी को 0 पुट करो, आर आर नोट हो जाएगा, सी आर नोट निकल गया, सी के जगह पे आर नोट पुट कर दो, हैं कितना देर से चल रहा था, अभी फिर कितना छोटा लग रहा है, समझ में आया, फिर से कर दें ना ना, सबसे पहले रिएक्शन मानोगे, फिर उसके बाद रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, पावर 0 क्यों हुआ, ये साफ हो जाएगा, रेट डायरेक्ट, फिर हम लोग एक और रेट का फॉर्मूला लिखेंगे, एवरेज वाला कि इंस्टेंटेनियस वाला, LHS बराबर RHS हो जाएगा ना रे, LHS बराबर है तो RHS भी, तो दोनों पहले इसको लिखोगे किसको, फिर क्या करोगे dt को माइनस से दोनों साइड हो जाएगा, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, चलो ये कांस्टेंट है, क्या करोगे अब बाहर, चलो बाहर कर दिए, ठीक है, dr का इंटीग्रेशन dt का इंटीग्रेशन अपने मन से, सी तो अपना प्रॉब्लम है तो सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, समय अगर 0 है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरुआत के बराबर हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, तो आर क्या हो जाएगा आर नोट, टी रखो 0 आर रखो आर नोट, तो ये तो खत्म हो गया, सी कितना आ गया, इस सी को कहां पुट करेंगे, समीकरण नंबर 3 में, सी के जगह पे आर नोट पुट कर दिए, बालो मज्जामा, चलिए ये 5 नंबर आपको देके जाएगा पूरा का पूरा, और हमको उम्मीद कम था कि खत्म होगा, 45 मिनट हो रहा है, क्या कर दिए ये हम, क्या बात है, वाह, मतलब आज बहुत तेज, अच्छा समझ में आया कि नहीं आ रहे, गुड वेरी गुड, क्योंकि आज हम लोग ऑर्डर का क्वेश्चन भी किए थे ना, ऑर्डर का क्वेश्चन भी किए थे, 2-4 मिनट को जो है ना काम बताने के लिए हम नीचे भी गए थे, अब फिर भी आके हम लोग जो है 45 मिनट में इसको कंप्लीट कर लिया, वाह, चलिए लिखो बाबू, अब पहले सबसे पहले हाँ रविकांत जी, अब अगर हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ाने लगे तो अब तो रांचिए का सिलेबस खत्म नहीं करवाना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री 2 तो थाम लिए हैं, अब मैथमेटिक्स अगर थामे तो फिर टिकट कटा के रखना रांची का पागल खाना का, ठीक है, तो कम से कम जो है दिसंबर तक पढ़ लो, 15 दिसंबर के बाद ऐसा सब प्रयोग करेंगे कि पगला भी गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सिलेबस अपना खत्म है क्या रे, ठीक है, नहीं बाबा बहुत लोड है रे, चलो आ जाओ, सबसे पहले क्या लिखेगा, डिफरेंशिएशन नहीं डिफिनेशन, असर आने लगा, चलो लिखो, लिखिए, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है उसे शून्य कोटि अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि शून्य होती है उसे क्या कहते हैं, शून्य कोटि अभिक्रिया, ठीक, पैराग्राफ चेंज करो बाबू, इसमें बोलो रेट के फॉर्मूला में आर आ रहा था, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आ रहा था, नहीं आ रहा था, यहां देखो यही वाला बात है, देखो नहीं ना, ढूंढो कहां है आर लिखा हुआ, ढूंढो कहीं आर है रे, आर क्यों मर गया, बम गिर गया था, तो इसीलिए याद रखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा कि वो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें रेट आर पर निर्भर नहीं करता है, 0 ऑर्डर, समझ में आया, और रेट डायरेक्ट के बराबर हो जाता है, लिखो, शून्य कोटि अभिक्रिया में दर का मान, शून्य कोटि अभिक्रिया में दर का मान, शून्य कोटि अभिक्रिया में दर का मान अभिकारक के सांद्रण पर, शून्य कोटि अभिक्रिया में दर का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि अभिक्रिया में दर का मान अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, हो गया, आगे लिखो, शून्य कोटि अभिक्रिया में दर का मान, शून्य कोटि अभिक्रिया में दर का मान, शून्य कोटि अभिक्रिया में दर का मान
वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। शून्य कोटि अभिक्रिया में दर का मान वेग स्थिरांक के बराबर हो जाता है। हो गया? शून्य कोटि अभिक्रिया में दर का मान किसके बराबर हो जाता है? वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक मतलब समझ रहे हो ना, वही के के बराबर हो जाता है। हो गया? चलो अब तेजी से फटाफट करो तो इसको हटा दें। इंग्लिश तो हो गया ना? चल लिखो। गुड, चलो करो इसको। चलो लिखो। ऐसे तीर दिखा देना। टी को कितना किए थे? 0। टी अगर 0 कर दें तो आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? R0 के बराबर। सबका यही आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ठीक है, जल्दी फटाफट करो। सबका हो गया? के बराबर R0 माइनस R बाय टी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, के बराबर R0 माइनस R बाय टी। यानी तो टी बराबर R0 माइनस R बाय के। ठीक है, के बराबर क्या होगा? R0 माइनस R बाय टी। या टी नहीं तो टी बराबर R0 माइनस R बाय के। हो गया? अब कौन क्या क्या चीज है वो लिख लीजिए। रेट कांस्टेंट जो हिंदी में लिखना चाहते हैं क्या लिखिएगा? वेग स्थिरांक। कल अगर यहां प्रूफ करने के लिए कहेंगे तो सबसे हो जाएगा। चलिए कल इस लायक हो जाइएगा कि आराम से प्रूफ कर सकें। ठीक है, मिलता है हम लोग कल। आज के लिए लिख लेते हैं। सीट कल ही ले लेना, आप कल बंटवा देंगे। आज ऐसे भी थोड़ा लेट हो गया है। यस सर, यस सर। चलो बाबू, बहुत अच्छा बाबू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, आप लोग भी अब जो है पानी वानी पी लो। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मिलते हैं अब हम लोग कल। आज के लिए भी के लिए